आज के इतिहास में हमारा टॉपिक है बलवन कौन था, उसके महत्वपूर्ण कार्यों तथा शासन प्रबंध का वर्णन करें। ये बीए पार्ट 2 के पेपर 3 से मध्यकालीन भारत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बीए सेशन सत्र में बार बार पूछे जाते हैं। इनके पूछने के जो प्रश्न हैं वह कुछ इस प्रकार से बदलते रहते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया बलवन कौन था, उसके महत्वपूर्ण कार्यों का शासन प्रबंध का वर्णन करें, या फिर पूछा जा सकता है गयासुद्दीन बलवन के जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन करें, या फिर एक शासक के रूप में बलवन का आकलन करें, या फिर दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलवन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। जब आपको यह चारों में से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाए जिसमें बलवन के चर्चा करना है, जीवन चरित्र या उनके क्रियात्मक रूप को चर्चा करना है, तो आप इस जवाब को निश्चिंत होकर के दे सकते हैं और ये आपके पूरे के पूरे नंबर लाकर देने योग्य जवाब है, जो आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपका जवाब है गयासुद्दीन बलवन का प्रारंभिक जीवन 1266 से 1286। गयासुद्दीन बलवन गुलाम वंश का सबसे महान सुल्तान था। वह एक इलवारी तुर्क था। उसका पहला नाम बहाउद्दीन था। बचपन में एक दिन उसको मंगोलों ने पकड़ लिया था। इन लोगों ने उसको जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। अन्य दासों के साथ जलालुद्दीन उसको भी 1232 ईस्वी में दिल्ली ले आया था। यहाँ पर इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया था। बलवन इन 40 दासों में एक था, परंतु वह सबसे योग्य दास था। वह अपनी योग्यता से रजिया सुल्तान के शासनकाल में अमीर ए शिकार अर्थात लॉर्ड ऑफ दी हंट हो गया था। उसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध किए गए षड्यंत्र में तुर्की सरदारों की मदद की। बहराम शाह ने बलवन को पंजाब में उसे रेवाड़ी की जागीर दे दी, साथ साथ झांसी का जिला भी उसे दिया। बलवन ने मंगोलों को उच्च का घेरा उठाने के लिए विवश किया। उसने नासिरुद्दीन को भी योगदान किया। उसने किसलू खां को लॉर्ड चैम्बरलेन बहाल किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन के साथ किया। इस ढंग से शासन की सारी शक्ति बलवन के हाथों में आकर केंद्रित हो गई। कालक्रम में सन 1253 ईस्वी में बलवन की शक्ति में कमी आने लगी। बहुत से तुर्की सरदार बलवन से घृणा करने लगे, जिसका प्रधान कारण था शासन का केंद्रीयकरण। इमादुद्दीन रेहान ने बलवन के सभी विद्रोहियों को शांत किया, परंतु सन 1253 ईस्वी में बलवन को अपने भाई सहित निष्कासित कर दिया गया और रेहान स्वयं प्रधानमंत्री बन गया। इसी वजह से एक इतिहासकार ने रेहान को गद्दार हिंदू कुशासनोन्नत अपहरणकर्ता और षड्यंत्रकारी कहा है, लेकिन सत्य तो यह है कि वह एक अच्छा मुसलमान था। वह बर्बर और दुष्ट भी नहीं था। वह चतुर और चालाक शासक था, जिसने सरदारों के विरुद्ध असंतोष से लाभ उठाया था और सुल्तान की मदद से शक्ति का अपहरण करने में सफल हुआ था। सन 1254 में रेहान के निष्कासन से बलवन को फिर से नायब के पद पर बहाल किया गया। फिर से शक्तिशाली होने पर बलवन ने सत्ता को समेटकर अपने हाथों में कर लिया। बंगाल के प्रांतपति तुगन खां से दिल्ली की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। वह अवध तक पहुंच गया था। जब उड़ीसा के राजा ने उसको हरा दिया तो बलवन ने सहायता की याचना की। बलवन ने तैमूर खां को मदद के लिए इस आदेश के साथ भेजा कि वह बंगाल को भी अधिकृत कर ले।
उसने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया। इसी बीच तुगन खां की मृत्यु हो गई। बंगाल में बहुत दिनों तक इसी तरह उलटफेर होता रहा। इसी बीच बलबन ने दोआब के हिंदुओं को कुचलने की कोशिश की। फलतः घोर संग्राम हुआ। असंख्य हिंदू मौत के घाट उतारे गए। बहुत सी स्त्रियां को दासी बना लिया गया। बस बहुत से बच्चों को भी दास बना लिया गया। बलबन ने मेवाड़ की प्रजा को भी बहुत बड़ा दंड दिया। बलबन ने रणथंभौर को भी जीता। उसने कालिंजर के चंदेल सरकार का भी दमन किया। बलबन ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया। सुल्तान के रूप में बलबन नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद 1266 ईस्वी में बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। गद्दी पर बैठने के बाद बलबन को कई विपत्तियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारी की वजह से राज्य अस्त व्यस्त हो गया था। राजकीय खजाना खाली हो गया था। राज्य की मर्यादा समाप्त हो चुकी थी। तुर्की सरदारों में काफ़ी उद्दंडता आ गई थी। इस संबंध में वर्णी का कथन यह है कि शासन का आतंक, जो समस्त अच्छे शासन का आधार है और जो राज्य का वैभव और ऐश्वर्य का स्रोत है, सब मनुष्य के हृदय में निकल चुका था और देश नीची दशा में गिर चुका था। दिल्ली पर मंगोलों का छापा भी पड़ने लगा था। इन सब मुसीबतों का बलबन ने डटकर सामना किया। सुल्तान बनने के बाद बलबन के निम्नलिखित कार्य प्रमुख है। पहला, दोआब। गद्दी संभालने के बाद बलबन ने एक सुदृढ़ सेना को संगठित कर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में फैली हुई अव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। मेवाड़ के राजपूत डाकुओं के उपद्रव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और सुल्तान के उत्तराधिकारियों को भूमि कर एकत्रित करने में भी कठिनाइयाँ हो रही थी। बलबन ने इस सबों को मार मार कर ठीक कर दिया। जंगलों में भी डाकू लोग छिपकर लोगों को तंग किया करते थे, इसलिए बलबन ने इन सब जंगलों को ही साफ करवा दिया। दोआब और अवध के विद्रोहियों का उसने स्वयं आकर दमन किया। भोजपुर, पटियाला, जलाली और कंपलों में सैनिकों की चौकियां बनाई गई। इन सबों में प्रसिद्ध अफगान सैनिकों को रखा गया। रुहेलखंड में बलबन ने अपनी सेना को गांव-गांव में जाकर लूटने का आदेश दिया। फलतः वहां के मकानों में आग लगा दी गई और वहां के सभी प्रौढ़ों को जान से मार दिया गया। औरतों और बच्चों को दास बना लिया। हर एक गांव और जंगल लाशों से भर गया। इस आतंक का लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि रुहेलखंड के लोग बहुत दिनों तक सर उठाने का हिम्मत नहीं कर सके। दूसरा, बंगाल। बंगाल में तुगरिल खां था जो बलबन का सहायक था। वह चुस्त दुरुस्त, साहसी और उदार स्वभाव का तुर्क था। बंगाल में उसका शासन बहुत ही अच्छा था। जब बलबन तुर्क बद्ध हो गया तो उस पर मंगोलों का भयंकर आक्रमण हुआ। इसी बीच तुगरिल खां ने भी बलबन के विरोध में विद्रोह कर दिया। उसके आक्रमण के समाचार सुनकर बलबन भौंचका रह गया। उसने अमीर खां के सेनापति में एक विशाल सेना को बंगाल में भेजा। घमासान युद्ध हुआ। अंत में अमीर खां हार गया। उसकी सेना तुगरिल खां से जा मिली। इस घटना से बलबन को इतना क्रोध आया कि उसने अमीर खां का वध करवा दिया और उसकी लाश को दिल्ली के द्वार पर लटका देने की आज्ञा दे दी। सन 1280 ईस्वी में बलबन ने मलिक तर्गी के सेनापतित्व में पुनः एक विशाल सेना बंगाल भेजा। इस बार भी बलबन बंगाल में असफल रहा। अब बलबन अपनी पूरी ताकत तुगरिल को पछाड़ने में लगाया और उसने स्वयं बंगाल जाने को विचार किया। इस बार बलबन के साथ उसका पुत्र बुगरा खां भी बंगाल में लड़ने के लिए गया। जब तुगरिल खां ने बलबन को
बलवन की ओर देखा तो उसकी हिम्मत पस्त हो गई और वह लखनौती को छोड़कर जाजन नगर के जंगलों में भाग गया। तब बलवन तुगरिल खां को खोजने के लिए पूर्वी बंगाल की ओर गया। बलवन के एक मित्र सरे अंदाज ने तुगरिल खां का पता लगा लिया। मलिक मुकद्दर ने एक तीर मारकर तुगरिल खां को नीचे गिरा दिया। अंत में तुगरिल खां पकड़ा गया। तलवार से उसका सर काट दिया और उसके शरीर को नदी में फेंक दिया गया। तुगरिल के सैनिक और संबंधियों को कैद कर लिया गया और उसके सहयोगी को उदाहरणीय दंड दिया गया। इस संबंध में बर्नी महोदय का यह कथन है कि लखनौती के प्रमुख बाजारों के दोनों ओर 2 मील से अधिक लंबी सड़क पर सूलियों का एक पंक्ति बनाई गई और तुगरिल के साथियों को उन पर चढ़ा दिया गया। किसी भी देखने वाले ने ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था और बहुत से लोगों ने तो घृणा और भय के कारण मूर्छित हो गए। बलवन ने बुखरा खां को बंगाल का गवर्नर बना दिया और स्वयं बंगाल को छोड़कर जाने से पहले अपने पुत्र से यह कहा था कि मुझे समझ लो और यह न भूलना कि यदि हिंद या सिंध, मालवा या गुजरात, लखनौती या मोनार गांव के राज्यपाल ने तलवार खींची और दिल्ली के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया तो यही दंड मिलेगा जो तुगरिल या उसके साथियों, उनकी स्त्रियों और बच्चों और उनके सारे सहयोगियों को मिला है। बंगाल का बुगरा खां और उसके उत्तराधिकारियों का शासन सन 1339 ईस्वी तक रहा। तीसरा, मंगोलों। बलवन के समय मंगोलों का भय बहुत बढ़ गया था। बलवन ने साल्ट रेंज पर अपने अभियान का नेतृत्व किया और खोखरों को दंडित किया। इस क्षेत्र में बलवन हमेशा असफल रहा और खोखरों को भी मित्र बनाकर नहीं रख सका। बलवन ने पश्चिमी सीमाओं में पड़ने वाले सभी दुर्ग की मरम्मत करवाई और वहां पर पूर्ण रूपेण सेना की व्यवस्था की। नए दुर्ग और चौकियों का भी निर्माण करवाया। उसने मार्गों पर दुश्मन के लिए कड़ी चौकसी रखी। प्रस्थानों के नायकों की नियुक्ति की गई। शेर खां उस समय का प्रसिद्ध सैनिक योद्धा था। मंगोल लोग उससे थर-थर कांपते थे। उसकी प्रसिद्ध बलवन ढा करने लगा। एक दिन बलवन ने उसे विष दिलवाकर मरवा डाला। इसका परिणाम बहुत ही बुरा निकला। मंगोलों, खुसरो और अन्य जातियां फिर से बलवन पर आक्रमण करने लगी। तब बलवन ने तैमूर खां को सुनाम का प्रबंधक बनाया। इस पर भी मंगोलों ने सन 1285 में बलवन पर आक्रमण किया, जिसमें मंगोलों की हार हुई। सन 1286 में मंगोल फिर सामने आए और राजकुमार मोहम्मद की हत्या कर दी। बलवन ने लाहौर को पुनः जीता, परंतु उसकी शक्ति आगे न बढ़ सकी। रावी नदी से आगे के प्रदेश मंगोलों के ही नियंत्रण में रहे। चौथा, चालीसियों का संहार। चालीसियों के संहार का सारा श्रेय बलवन को प्राप्त है। इन चालीसियों ने शासन के प्रत्येक अंग को अपने अधिकार में कर लिया था। सुल्तान तो केवल नाम का शासक था। बलवन ने छोटे छोटे तुर्कों को अधिक महत्व का पद देकर चालीसियों के समान बना दिया। जब चालीसियों का कोई सदस्य कोई भूल करता था तो उसको वह बहुत बड़ा दंड दिया करता था। बदायूं के प्रांतपति बकबक ने जब अपने नौकर को मार दिया तो बलवन ने बकबक को सार्वजनिक रूप से सजा दी। अवध के प्रांतपति हैवत खां ने मदिरा पीकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। बलवन ने उसे 500 कोड़े मारने की सजा दी और उसके शरीर को उक्त विधवा की मर्जी पर छोड़ दिया गया। बलवन ने अवध के प्रांतपति अमीन खां को अयोध्या नगर के द्वार पर लटकवा दिया था। इस तरह से बलवन ने चालीसियों का संहार करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की। जासूस व्यवस्था सफल शासन के लिए आवश्यक होती है। बलवन की जासूसी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। हर एक विभाग में गुप्त संवाददाता थे। हर एक प्रांत और हर एक जिला में गुप्त समाचार लिखने वाले को नियुक्त किया गया था।
जासूसों को बहुत अच्छा वेतन मिलता था। जासूस विभाग प्रांतपतियों के नियंत्रण से मुक्त था। जासूसियों को ठीक से कर्तव्य पालन नहीं करने पर उनको कठोर दंड दिया जाता था। अतः जासूस व्यवस्था की मदद से बलबन अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने में सफल हुआ। छठा, अनुदानों का अंत। बलबन ने पुराने अनुदानों को फिर से शुरू करवा दिया और उनके धारकों की अवस्था के अनुकूल कुछ वृत्तियाँ का प्रबंध किया। इससे बहुत असंतोष फैल गया और अंत में बलबन ने उन भूमिका को पुनः वितरण का आदेश ही काट दिया। सेना का प्रबंध। बलबन ने इमाद उल मुल्क को सेना का प्रबंधक बनाया। उसे सुरक्षा का पद प्राप्त हुआ। उसने सेना की भर्ती, वेतन और वस्तुओं के विषयों का प्रबंध संभालने में खूब रुचि दिखलाई। वह एक कुशल अधिकारी सिद्ध हुआ। फलतः सेना में कठोर अनुशासन आ गया, जिससे शासन संचालक सुचारू रूप में होने लगा। राजपथ का सिद्धांत। राजपथ के विषय में बलबन का विचार दैवी सिद्धांत के समान था। उसने स्वयं ईश्वर के प्रतिनिधि की उपाधि धारण की। बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के समक्ष राजपथ के विषय में अपने विचारों को इस तरह से व्याख्या की कि राजा का हृदय ईश्वर की कृपा का विशेष कोष है। इस संबंध में मानव जाति में कोई भी उसके समान नहीं है। बलबन निरंकुश शासन में विश्वास करता था। उसने सुल्तान के लिए अपना सम्मान प्रदर्शित करने के विषय में अपने दरबार में सिजदा यानी लेट कर नमस्कार और मायनोस पाँव के चुंबन लेना की प्रथा का प्रचलन किया। अपने दरबार का सम्मान बढ़ाने में उसने नौरोज प्रथा प्रचलित की। बलबन ने सुल्तान की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। आज के सत्र के लिए इतना ही। फिर इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।